नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। चंपावत में आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई और बड़ी संख्या में लोग घरों से वोट डालने के लिए पहुंचे। शाम 6 बजे तक 64.5% तक मतदान हुआ और इसके बाद भी टनकपुर और बनबसा के कई बूथों पर मतदान चलता रहा। जब तक लोगों की लाइन थी, सभी को वोटिंग करने दी गई। सुबह से ही बूथों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और उत्साह से लोग वोट डालने के लिए पहुंचे। सुबह 11 बजे तक ही 30% से ज़्यादा मतदान हो चुका था और दोपहर 3 बजे तक 50% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी थी। सीएम धामी उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सीएम धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी ने ये सीट खाली की थी। बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी वोटर से मुलाकात करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। सीएम धामी बनबसा के गड़ी कोट गुदमी इलाके के बूथ सेंटर पर पहुंचे। सीएम धामी ने लोगों से 100% मतदान करने की अपील की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग भी उत्साहित नजर आए और कई लोगों ने सीएम धामी के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस बार चंपावत के अंदर पार्टी और दलों की बात नहीं है, वहाँ के लोग विकास के लिए आगे आ रहे हैं। पूरा चंपावत एक साथ है और अभी जो मतदान हो रहा है वो ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जैसा मैंने कहा था कि मतदान का एक वहाँ पर इतिहास बनेगा। 100% मतदान की ओर बढ़ रहे हैं और जो आम चुनाव हुआ था उससे ज़्यादा मतदान होने जा रहा है। उसी प्रकार से जो इसका जब रिजल्ट आएगा वो भी एक रिकॉर्ड बनाएगा। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने चंपावत मुख्यालय के बूथ में अपना वोट डाला। उसके बाद जगह जगह बूथों में जाकर क्षेत्र के मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी ने समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस एजेंट्स की एंट्री नहीं करने देने का आरोप भी लगाया और साथ ही डीएम दफ्तर पर धरने की धमकी भी दी। जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं उस से मुझे पूरा भरोसा है कि जनता इस गुंडागर्दी का जरूर जवाब देगी। आज भाजपा का कांग्रेस मुक्त का नारा क्या चंपावत से पूरा हो रहा है क्या? आप आए वो तो भाजपा वाले जाने, क्योंकि मुक्त तो शायद कोई भी कभी नहीं हो सकता है। ये उनका घमंड ही है जो इस तरह से कह रहे हैं, ये कहना गलत है। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी है मतदान को लेकर? तकरीबन कितने फीसदी तक मतदान हो गया? देखिए 64% तक मतदान की अभी ऑफिशियल सूचना आई है, लेकिन अभी भी कुछ बूथ ऐसे हैं चूंकि चंपावत के जो मैदानी इलाके हैं, विशेषकर टनकपुर और बनबसा का इलाका, वहां पर कुछ बूथों पर अभी भी मतदान चल रहा है। हमारे साथ जो कैलाश गहतोड़ी हैं, यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए उन्होंने ही सीट खाली की और मुख्यमंत्री उन्हीं की वजह से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। गहतोड़ी जी, क्या लग रहा है? 64% तो मतदान हो गया, पिछली बार 66% के तकरीबन पहुंचा था, तो अभी क्या मतदान प्रतिशत बढ़ेगा आपको लग रहा है? नहीं, 64 नहीं, एक्चुअली जो ईवीएम मशीन में जो वोटिंग हुई है वो करीब 64 से ऊपर हुई है, प्लस 2% जो बैलेट का है वो है। ये कुल मिला करके पिछले जो आम चुनाव था उससे 2% ज़्यादा हुआ है इस बार। तो अभी भी मेरे ख्याल से कुछ और आनी है और फिगर और कुछ बढ़ेगा। सर, जो आम चुनाव होता है उसमें जनरली ये होता है कि काफ़ी खासा उत्साह दिखता है, इसमें भी खासा उत्साह दिखा है, क्या वजह रही आपको लगता है? इसमें तो कई गुना उत्साह था। मैंने ये तीसरा इलेक्शन लड़ा एमएलए का, जो 2022 में लड़ा, तो मैंने आज तक बहुत सारे इलेक्शन लड़ते हुए भी लोगों को देखा है, लेकिन जितना उत्साह अभी देखा मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन आपने मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी छोड़ दी, अब मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक होंगे अगर वो जीतते हैं, तो फिर आप तो एक तरीके से जो विधायकी का पूरा एक लेजिस्लेचर का मजा है वो तो खत्म हुआ, तो आप फिर उस तरीके से पैदल हुए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये क्या है, हमेशा जो है पॉजिटिव सोचे तो हर चीज़ का जो है रिजल्ट कुछ अलग होता है। जो हमने सोचा है, मेरे ख्याल से जिस उद्देश्य से हम आए थे यहाँ राजनीति करने के लिए, राजनीति के क्षेत्र में, उसमें ज़बरदस्त सफलता पाई है मैंने। मैं क्षेत्र हित में आया और मैंने सोचा था जैसा पिछड़ा हुआ मेरा इलाका है उसके लिए आया था, और आज पिछला कार्यकाल जो है कोरोना और कई कारणों से रहा, ठीक है, कुछ काम कम हो पाए। इस बार भी जनता ने मुझे जिताया, अच्छा मतदान मेरे पक्ष में किया। पिछली बार तो रिकॉर्ड मतदान था और इस बार भी कमी नहीं छोड़ी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
उत्तराखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी कल्पना सैनी ने अपना नामांकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। साथ ही कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। 4 सेट में कल्पना सैनी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 28 विधायक सैनी के लिए प्रस्तावक बने। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आज आखिरी दिन कोई नामांकन नहीं हुआ, जिसके बाद कल्पना सैनी का निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना जाना तय हो गया है। सीएम धामी ने इसे महिला सम्मान और सशक्तिकरण का बड़ा फैसला बताया। हमारी पार्टी हमेशा से मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की पक्षधर रही है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी वो भी हमारी ही सरकार में हुई थी, उस समय खंडूरी जी की। और आज कल्पना सैनी जी, डॉक्टर कल्पना सैनी जी को जो प्रत्याशी बनाया है, मातृशक्ति का भी सम्मान है। और उत्तराखंड हमारी मातृशक्ति ने बनाने में अपना बहुत बड़ा भूमिका उनका रहा है हमेशा से। आगे इस रूप में मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। अपने उत्तराखंड के विकास के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व की, अपने प्रदेश नेतृत्व की योजनाओं को बढ़ाने का काम करूंगी और केंद्र और प्रदेश के बीच में समन्वयक की भूमिका अपने आदरणीय भाई साहब की तरह ही मेरी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अब गैरसैंण में नहीं बल्कि देहरादून में ही होगा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर तीखा विरोध दर्ज कराया है। हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण में सत्र नहीं करने के लिए बहाना बनाया गया, जानबूझकर गैरसैंण की अवहेलना हुई है। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा है और विधानसभा की अवमानना है, क्योंकि विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया था कि हमेशा बजट सत्र गैरसैंण में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे महारथी जो अपने को राज्य आंदोलन का पुरोधा कहते हैं, उन्होंने 4 धाम यात्रा के संचालन का बहाना बनाकर गैरसैंण में सत्र न होने की वकालत की। हम तभी समझ गए थे इरादा नेक नहीं। उदयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय नव संकल्प शिविर के बाद अब उत्तराखंड में 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन होने जा रहा है। 1 और 2 जून को होने वाली वर्कशॉप में प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे और पार्टी में सुधार की जो बातें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीनियर नेताओं को उदयपुर में बताई हैं, वही मैसेज अब प्रदेश के सीनियर नेता राज्य के दूसरे नेताओं को बताएंगे। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस की कोई बड़ी वर्कशॉप होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर नेताओं के बीच जारी गुटबाजी के बीच ये वर्कशॉप कितनी कामयाब हो पाएगी, कह पाना मुश्किल है। इस वर्कशॉप में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्या, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सीनियर नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल भी शामिल हैं। ग्रास रूट से लेकर के राज्य स्तर तक, राज्य से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत किया जाए, इसके लिए चिंतन जो हुआ था उदयपुर में, उसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कल देहरादून में 1 जून को देहरादून में राज्य स्तरीय चिंतन शिविर हो रहा है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर है। 1 जून और 2 जून को राज्य के तमाम सीनियर लीडर्स बैठेंगे, चर्चा करेंगे। और अब खबर चमोली से, जहां पर काग-भुसुंडी ट्रैक रूट पर 5 पर्यटक फंसे हुए थे, जिन्हें सकुशल निकाल लिया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से सभी ट्रैकर्स को निकाला गया। करीब 5 दिन पहले ये ट्रैकर निकले थे, लेकिन ट्रैक के बीच फंस गए। हालांकि इस दौरान 5 ट्रैकर स्थानीय लोगों के संपर्क में थे और यहां हेलीकॉप्टर से अभियान चलाकर उन्हें रेस्क्यू किया गया। केदारनाथ धाम में यात्रियों को सहूलियत देने और लंबी लाइनों से निजात दिलाने के लिए अब धाम में टोकन व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था से जहां श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में नहीं खड़े होना पड़ेगा, तो साथ ही साथ पुलिस को भी व्यवस्था बनाने में आसानी होगी। अब तक केदारनाथ में लंबी लाइन लगने से श्रद्धालुओं को धूप और बारिश का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब टोकन मिलने से तीर्थयात्री अपने नंबर से ही दर्शन कर पाएंगे। मान लिया आप वहाँ पे 10 बजे पहुँचे और आपको टोकन मिला है 3 से 4 बजे का, तो आप 3 बजे ही आए, तब आपको लाइन में एंटर करने दिया जाएगा। आप 10 से 3 बजे तक आराम से केदारनाथ क्षेत्र में घूम सकते हैं। तो ये टोकन व्यवस्था को सही से लागू कराने में मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि कृपया करके हमारी पुलिस की मदद करें। 4 धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक 13,44,000 श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए हैं, जिसमें गंगोत्री धाम में 2,46,000, यमुनोत्री में 1,83,000,
बद्रीनाथ धाम में 4,52,000 श्रद्धालु, जबकि केदारनाथ धाम में 4,42,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में अभी तक 19,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हालांकि इन सब के बीच चारधाम यात्रा में मृतकों की संख्या 117 तक पहुंच गई है। अभी तक 85 पुरुषों और 32 महिलाओं की मौत हुई है। इससे सबसे ज्यादा 53 लोगों की मौत केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई है, जबकि 31 की मौत यमुनोत्री की यात्रा के दौरान और बद्रीनाथ में 24, जबकि गंगोत्री में 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। हरिद्वार के ट्रेवल्स कारोबारियों ने चारधाम यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में नहीं होने को लेकर जमकर हंगामा किया। ट्रेवल्स कारोबारियों का साफ कहना है कि शुरू से चारधाम यात्रा का पंजीकरण हरिद्वार से होता आया है, लेकिन इस बार सरकार ने हरिद्वार का व्यापार चौपट करने के लिए इस यात्रा का पंजीकरण ऋषिकेश से शुरू किया। कारोबारियों ने रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को ही तुरंत खत्म करने की मांग है कि ये पंजीकरण व्यवस्था है ये खत्म होनी चाहिए। ये आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि 2022 में इनको पंजीकरण की व्यवस्था हुई। पहले से इतने सालों से यात्रा चली आ रही है, इसमें क्या पहले यात्रा जो व्यवस्थित नहीं थी? लोग आते थे, अच्छे से चारधाम यात्रा करते थे, सकुशल तरीके से अपने घर जाते थे। सरकार का उद्देश्य है कि हरिद्वार का जितना भी बिजनेस है उसे चौपट करके किसी भी तरीके से ऋषिकेश ले जाया जाए। अभी चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और साथ ही रजिस्ट्रेशन में नाम पर हो रहे फ्रॉड से लोगों से बचने की अपील की है। 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक करीब 13.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिनमें से 117 यात्रियों की मौत हो चुकी है। यात्रा के दौरान मौत का कारण मेडिकली फिट न होना बताया जा रहा है और यात्रा में मरने वाले महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के श्रद्धालु सबसे ज्यादा हैं, जिसको देखते हुए अब तीनों राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है। तो 3 राज्य देखें तो सबसे अधिक लोग हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से आ रहे हैं। तो हमने उन सभी राज्यों में वहाँ पर एडवाइजरी जारी करी हुई है। वहाँ के स्थानीय भाषाओं में भी हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्तियाँ दे रखी है और उनको आगे भी देते जाएंगे। उसमें हम लोग बता दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें मुख्यतः हम लोग 3 चीज़ों पे विशेषकर उनको बल दे रहे हैं। वहीं यात्रा के दौरान क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी प्रशासन द्वारा जारी की गई व्यवस्थाओं में फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है और इन्हीं राज्यों से आने वाले यात्रियों के साथ अब ट्रैवल एजेंसी से जुड़े लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने अब तक 14 केस भी दर्ज किए हैं। तो जो ट्रैवल एजेंसी द्वारा बुक करवाया जा रहा है उन्हें कहा जा रहा है कि आपके चारों धामों का हमने पैकेज दिया है, लेकिन वो अपने जो फिजिकल पेपर्स उनके पास आ रहे हैं वो पूरी तरह से चेक नहीं कर पा रहे हैं और चेक करने के बाद जब वो पहुंचते हैं तो पता चलता है कि 3 ही धाम का रजिस्ट्रेशन हुआ था, केदारनाथ धाम का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो मजबूरन क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर बिना रजिस्ट्रेशन के हमें निर्देश है कि हम आगे नहीं जाने दे सकते। तो जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं कृपया अगर वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं तो वो ये चेक जरूर कर ले कि 4 धाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर 3 धाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है। चारधाम यात्रा में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से ही सबसे ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं और स्वास्थ्य परीक्षण के साथ इन राज्यों के लोगों को फ्रॉड से भी बचाना होगा, जिससे यात्रा सुरक्षित हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के बाद अब कुमाऊं में आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू नहीं होने के बाद केएमवीएन ने ओम पर्वत और आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत की है। भीमताल से 30 लोगों का पहला जत्था छोटा कैलाश के लिए भेजा गया। इस दल में 15 महिलाएं और 15 पुरुष हैं। यात्रा कैंची धाम, गोलजीव और जागेश्वर धाम में भी जाएगी। इस दौरान आदि कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती सरोवर, शिव मंदिर, वेद व्यास गुफा, पाताल भुवनेश्वर होते हुए 8 दिन में वापस लौटेंगे। कोरोना के बाद शुरू हुई यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। और आदि कैलाश शुरू से हमारी संस्कृति रही है। आदि कैलाश ही हमारे लिए सब कुछ है। योग का विजय शिव ही है सब कुछ। जो भी उत्तराखंड में तो योग की भूमि है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा तरसे हुए यात्री हैं, क्योंकि जाना तो कैलाश चाह रहे थे। बाबा ने अभी यात्रा बंद कर रखी है, आदि कैलाश खुला तो हम दौड़ के आ गए। मेरी मम्मी पापा की प्रेरणा से मुझे भी दर्शन करने भगवान के, तो यात्रा पे निकले। आज से हमारा पहला ग्रुप जा रहा है। 8 दिन की ये यात्रा रहेगी और ये लगभग अक्टूबर तक हमारी चलती रहेगी।
अभी तक हम लोग देखते हैं तो गत वर्षों में जब यात्रा चलती थी तो 200, 250 और 400 लोगों के आसपास यात्री रहते थे। इस बार अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं कि 600-700 यात्री ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके लिए पीएम मोदी शिमला में मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में देश भर के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने वर्चुअली संवाद किया। उत्तराखंड में पंतनगर के गांधी हॉल में भी कई लाभार्थी कार्यक्रम से वर्चुअल तरीके से जुड़े। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में 13 केंद्रीय योजनाओं के 400 से ज्यादा लाभार्थी मौजूद थे और साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद हैं। और जब कोरोना महामारी के समय में देश के अंदर ये संकट पैदा हो गया, जो छोटा काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, तांगा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले या कोई छोटा कारोबार करने वाले हैं, उनके सामने 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। प्रधानमंत्री जी ने उसकी चिंता करी और देश के 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 2 टाइम का भोजन उपलब्ध करवाने का काम किया, जिसमें कि 5 किलो राशन प्रत्येक यूनिट के हिसाब से पिछले 2 सालों से देने का काम हो रहा है और ये योजना आज भी चल रही है। सितंबर माह तक इसको विस्तारित किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उनकी सोच के कारण से हमारे प्रदेश के अंदर 60 लाख लोगों को इस योजना का सीधे सीधे लाभ मिला है। तो केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी शामिल हुए। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, धन सिंह रावत, विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, सरिता कपूर समेत कई प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। मोदी जी के 8 वर्ष इस शासनकाल के हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनके शासनकाल में जितनी योजनाएं जन कल्याण की हुई हैं, जनता के लिए हुई हैं, गरीबों के लिए हुई हैं, किसानों के लिए हुई हैं, युवाओं महिलाओं के लिए हुई हैं, आम आदमी के लिए हुई है और उन्हीं लाभार्थियों का एक सम्मेलन आज माननीय प्रधानमंत्री जी सीधा उन लाभार्थियों से शिमला से संवाद कर रहे हैं। और हम देख रहे थे जिस प्रकार से महिलाओं ने कहा कि साहब हमारे पास शौचालय नहीं था, हमारे पास घर नहीं था, हमारे पास छत टपक रही थी, आज हमारा अपना मकान है, आज हमारे पास अपना शौचालय है, अब आज हमारे पास अपना जल का संयोजन है। रुड़की के पास पिरान कलियर दरगाह से 4 साल की एक बच्ची का अपहरण हो गया। यूपी के गाजियाबाद से परिवार दरगाह में जियारत के लिए गया था और करीब महीने भर से दरगाह के पास रह रहा था। कुछ दिन पहले एक अन्य महिला भी दरगाह के पास आकर रहने लगी और अब उसी महिला पर आरोप है कि वो 4 साल की बच्ची को किडनैप कर फरार हो गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के आधार पर तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। फोटो सर्कुलेट कराया है, विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम और न्यूज़ के माध्यम से हमने बच्चे का फोटो सर्कुलेट करा। जो भी इस बारे में हमें जानकारी देगा हम तुरंत उस पर एक्शन लेकर के उस महिला के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। रुद्रपुर में तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को उसके घर से तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर उसको जेल भेज दिया है। एसएसपी ने बताया कि अवैध रूप से हथियारों को रखने वाले लोगों की लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि असलहा रखने वालों की जगह सलाखों के पीछे के साथ जो है अपना फोटो सोशल मीडिया में डाला। घटना को बहुत सीरियसली लिया, गंभीर से लिया। हमने तत्काल जो है आधे घंटे के अंदर अंदर रुद्रपुर पुलिस ने उसको पकड़ के तमंचा को भी बरामद कर दिया। मेरा सबसे अपील है कि वेपन जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इलीगल वेपन रखना क्राइम है। अगर इलीगल वेपन चाहे आप फील्ड में रखें या सोशल मीडिया में रखें, जाओगे तो जेल ही। ठीक है, यही हमारा संदेश है। किच्छा में दूसरे धर्म के युवक द्वारा चोरी छिपे युवती का अश्लील वीडियो बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक हफ्ते बाद भी मामले में नामजद मुख्य अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के साथ कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में कोताही बरतने का आरोप लगाया, हंगामा किया। आरोप लगाया कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। सूचना पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए। सीओ ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करते हुए जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। कितने लोगों को लगी है? और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की कुछ खबरें।
रुद्रपुर में हुई फायरिंग और लूट की कोशिश का पुलिस ने किया खुलासा। एक नाबालिग समेत 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद सभी को जेल भेजा गया। रामनगर में अवैध खनन को लेकर एसडीएम और अपर निदेशक खनन ने कार्रवाई की। मालधन के पास पोकलैंड और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया। पीएम मोदी ने आज किसानों के खाते में 10,000 करोड़ की राशि डाली। बागेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री चंदन राम दास भी हुए शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने संवाद किया, जिसे लेकर उत्तरकाशी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। टिहरी में चंबाल मसूरी फलफट्टी में इको टूरिज्म बढ़ाने और नए टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने के लिए कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने की प्लानिंग चल रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में गेट सिस्टम लागू किया गया, जिससे यात्री जाम में फंसने को मजबूर हो रहे हैं। अल्मोड़ा में ग्राउंड वाटर बढ़ाने के लिए जंगलों की आग बुझाने के लिए पूरे जिले में 81 सरोवर बनाए जा रहे हैं, जो कि 15 अगस्त तक तैयार हो जाएंगे। एरी में अपात्र राशन कार्ड धारकों के सरेंडर का अभियान जारी, लेकिन अभी तक करीब 1.5 लाख में से 2300 लोगों ने कार्ड सरेंडर किया। बागेश्वर में बीपीएल कार्ड को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। प्रशासन पर धोखेबाजी का आरोप लगाया गया। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस कोर्स में इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स ने पंतनगर में मुख्यमंत्री से मिलकर इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने की मांग की।